हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स और क्लास 12 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बायस थ्योरम और बेस थ्योरम। आप लोग इसको जो मर्जी कह सकते हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे हमने पहले भी पार्ट कुछ करे थे। पहले हमने पार्ट 1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, पार्ट 2 में इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी पड़े हैं, आप लोग वहां पर जाके उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। वो भी बहुत जरूरी टॉपिक है अपने पास। आज हम यहाँ पर बेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझेंगे, कैसे आप लोग ये अप्रोच, क्या क्या अप्रोच लगाते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी मेरा नाम संचित मेहरा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिक्स रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, या फिर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मेरे चैनल पर क्वांट रिलेटेड क्लासेस भी देख सकते हैं और साथ में हायर मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर आप लोगों को क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग वहां पर जुड़ के अपने इन अपनी थोड़ी क्लासेस को और भी अच्छा, अपनी नॉलेज को थोड़ा और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बस 2 मिनट का ये मुझे इंट्रोडक्शन करना होता है, जिसमें मैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में भी बता देता हूँ और थोड़ा अपने बारे में भी बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, अभी इतना ठीक है। बाइस थ्योरम का जो क्वेश्चन रहता है, बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन रहता है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला है क्या 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 चीज क्या है यार बाइस। देखिएगा, एक तो बड़ी सीधी सी बात है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट जब आ जाए, आप लोगों के पास क्या क्या चीजें गिवन है। मैं पहले पूरा फार्मूला बताता हूँ आप लोगों को कि क्या अप्रोच रहेगी। चलो यही ठीक है, नोटबुक यही ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले जो हम चीज निकालते हैं, मान लीजिए आप लोगों के पास मान लो 2 बैग हैं यार। ये अभी इस क्वेश्चन को मत रीड करना। आप लोगों के पास 2 बैग्स हैं, 2 बैग हैं। अब 2 बैग्स को चूज करने की, मान लीजिए मैंने इवेंट लिख दिया E1 और इसको चूज करने के लिए हमने लिख दिया E2। और जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास इन दोनों को चूज करने की कुछ यूं आ जाएगी 1/2। ठीक है, बायस का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास फॉर्मूला कुछ यूं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। मैं सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। EI लिख दीजिए, हाँ EI लिख दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू probability of A upon EI upon sum probability of EI into probability of A by EI। ये चीज है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। कैसे हम लोग इसको रीड करते हैं सारी चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास एक बैग था, बैग के अंदर कुछ मान लीजिए 3 वाइट है और 3 वाइट कलर की बॉल है और 4 ब्लैक कलर की बॉल है। यहाँ पर 2 वाइट कलर की बॉल है और 5 ब्लैक कलर की बॉल है, कुछ इस तरीके। जो यहाँ पर ए है, ए हमेशा आप लोगों को गिवन होगा। गिवन क्या होगा? जो चीज हमने फाइंड करनी होगी, जो चीज हमने फाइंड करनी होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्लैक बॉल को चूज करना है, ठीक है, ब्लैक बॉल ड्रॉ, ब्लैक बॉल के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। जो ए बाय ई आई लिखा ना, ए अपॉन ई आई, इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब होता है कि उस बैग के अंदर, चाहे वो बैग पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, कुछ भी चीज, अकेला बैग नहीं, इवेंट भी कह लीजिए, जितने भी अपने पास इवेंट है, उसमें उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 लिखना है। ए मेरा था ब्लैक बॉल, बाय E1 का मतलब है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले वाले बैग में से। तो ब्लैक बॉल कितने हैं? 4। तो 4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/7। ऐसे ही सेम प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 अगर फाइंड करें, ए बाई E2 फाइंड करिए। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले बैग में वो है 5/7। तो ये इस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो E1/A है, EI/A है, उसका क्या मतलब रहता है? देखिएगा, उसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालिए उस बैग, जितने भी बैग्स हैं, जितने भी केसेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अगर यहाँ पर ये आ जाए, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी E1/A, मुझे ये निकालने को बोला जाए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ना जैसे सम लिखा हुआ था, अगर सम लिखा हुआ है, सम का मतलब है जितने भी आपके पास यहाँ पर केसेस हो सकते हैं उनका प्लस कर देंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। यहाँ पर आई लिखा हुआ है समीशन के नीचे, इसका मतलब है जो समीशन वेरी कर रहा है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू आई कर रहा है। मतलब आई आप लोगों के पास बहुत है, एक है, दो है, तीन है, जितने मर्जी हो, बट ये चीज पूरा पूरा एक टर्म है। प्लस समीशन का मतलब प्लस होता है ना। अब अगर मेरे पास आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जहां जहां पर मैंने आई लिखा था वहां वहां पर मैं 2 लिख दूंगा। बस मैं इस फॉर्मूला, इस केस के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने निकालना है भाई E1 बाय ए निकाल रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा देखिएगा इस सम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए कितना आंसर देगा देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना था मेरे पास, था 1/2 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 वो था अपने पास 4/7। तो यहाँ पर भी सेम चीज 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फाइंड करी हुई है, तो 5/7 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब अगर आप लोगों को इजी करना है तो आप लोग चाहे जैसा जैसा भी कर सकते हैं आप लोग करिए, मैं कुछ नहीं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये आप लोगों का बेसिक मैथ्स है, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे तैसे मर्जी करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4/14 और यहाँ आ जाएगा 4/14 प्लस 5/14, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4/14, 9/14, 14 और 14 कट गया 4/9, तो ये अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। कोई भी प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालेंगे हमेशा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन ही रहेगा, इतना बात ध्यान रखिए। कोई भी केस हो, किसी भी टाइप की प्रोबेबिलिटी हो, पूरी 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 प्रोबेबिलिटी के लिए ये चीज वैलिड ही है। क्लियर। तो आप लोगों को ये अप्लाई करना आया होगा कैसे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे ये करेंगे। यहाँ पे है, इसको मैं एक बार रब कर दूँ ना। चलो बाकी देख लेते हैं यहाँ पर करके। मान लीजिए पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, 5 सम है, इनमें से ही पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला केस डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन। देखिए टू हेडेड कॉइन का मतलब क्या है कि भाई एक सिक्का है, उस सिक्के के अंदर हेड टेल नहीं है लेकिन हेड और हेड ही है, भाई ये दो चीजें अक्सर हो रही है। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। मतलब एक कॉइन ऐसा है जो बायस है, बायस का मतलब होता है खरा खोटा। आप लोगों ने शायद अपने कभी सुना होगा खरा है ये खोटा है, तो ये बायस का मतलब होता है खोटा सिक्का। खोटा सिक्का मतलब जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ना 50-50% नहीं होती। वैसे हम देखा जाए, वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम करते हैं कि भाई 50-50% प्रोबेबिलिटी है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस केस में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 75% है। यानी कि 3/5 है हेड आने की, 3/4 है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में 1/4 है। वैसे अगर इसमें बात करते, जैसे एक अनबायस्ड कॉइन है, इस केस में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आप लोगों को आई हो, समझ में आया, ठीक। वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। अब देखिएगा मेरे पास ना तीन तीन कॉइन्स है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे एक ये रहा कॉइन, एक ये रहा कॉइन, एक ये रहा कॉइन। अब सबसे पहले बंदा ना इन कॉइन को चूज करेगा। अगर देखा जाए बंदा इन कॉइन को ही चूज करेगा। अब अगर कॉइन को चूज करता है तो मान लीजिए इसका नाम है E1, इसका नाम है E2, इसका नाम है E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ जाएगा 1/3, क्योंकि सबको चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा, एक चीज याद रखना, सम करने पे ये जो E1 E2 E3 होंगे, जितने भी होंगे ना बायस के केस में, हमेशा इनका सम अपने पास 1 ही आना चाहिए। अगर 2 है तब भी अपने पास 1 आएगा, अगर 4 है 5 है जितने मर्जी हो, E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर रहेगी सम। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपने पास आ गया 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी अपने पास आ जाएगा 1/3। होप कि आप लोगों को ये छोटा सा स्टेप समझ में आया।
अब आगे पढ़िएगा क्या है, इफ इट शोज हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। ठीक है, अब ये टू हेडेड कॉइन है, ठीक है, ये टू हेडेड कॉइन है, ये अपना अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है, और ये बायस्ड कॉइन, ओके, ये बायस्ड कॉइन है, ये अपना अनबायस्ड कॉइन है। ठीक है, ये इस तरीके से है अपने पास। हमें क्या कह रहे हैं, ए क्या चूज करना है, ए चूज करना है इफ इट शोज अ हेड, हेड हेड आना एक इवेंट है। ठीक है, ए अपना आ गया शोज अ हेड, शोज हेड, ओके जी, ये आ गया शोज हेड। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन, जो आप लोगों का हेड आया है वो टू हेडेड कॉइन में से आया होगा। टू हेडेड कॉइन मतलब पहले वाला। तो अगर मुझे लिखना होगा तो वो लिखा कैसे जाएगा, मुझे क्या फाइंड करना है, E1 बाय ए फाइंड करना पड़ेगा। और अगर E1 बाय ए फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E2 plus probability of E2 probability of A by E2। अब तीन केसेस हैं एक्चुअल में यहाँ पर, अगर तीन केसेस हैं तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा probability of E3 into probability of A by E3, ये वाली चीज भी साथ में आ जाएगी। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, ठीक है, डन, फॉर्मूला समझ में आता है। अब फाइंड करते हैं बाकी की चीजें, जैसे मेरे पास ये तो पता लग गया, probability of E1 E2 E3 ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन A by E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। A by E1 का मतलब है हेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले बैग में से, पहले वाले कॉइन में से। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे मेरे पास दो हेड है, अब उन दोनों हेड में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दो आ गई, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी टू आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो है ही दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 मेरे पास आ चुका है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। मैं इसको रेड कलर से लिख लेता हूँ। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका थोड़ा सा विड्थ चेंज करें। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, ये क्या आएगा देखिएगा। अब मेरे पास हेड आने के चांसेस सेकंड वाले में, जिसमें बायस्ड है, जिसमें 75% है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 की बात करें, वो तो सिंपल अपना बायस्ड कॉइन था, अनबायस्ड कॉइन था, उसमें प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है हेड आने की, तो 1/2 आ जाए। बस ये वैल्यूज को अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं, और देखिएगा अपना आंसर क्या आएगा। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आ गया 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, वो हमने निकाला था, 1 निकाला हुआ है, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पूरा पूरा बायेज थ्योरम का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये चीज तो आपको बिल्कुल ही डराएगी नहीं। ठीक है, और डरानी चाहिए ही नहीं, आपको अपना थोड़ा सा हिम्मत रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे 3, 12 और 6, 12 अपना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 4 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 3 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2, कटिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 इंटू 12, और ये बन गया 3 इंटू 4, 9, 9 आ जाएगा ना, हाँ 9 आ जाएगा, 3 और ये कट गया 4 के ऊपर, तो 4/9 अपना जो है वो करेक्ट आंसर होगा जी। 4/9 अपना इस तरीके से करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप लोग एंड तक वीडियो को देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चन ये डिफरेंट डिफरेंट है, कोई मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला वैसे ही है जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे जब समझाया। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। एक बैग है ये, इसके अंदर 5 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बैग एक और है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है ना, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब आप लोग किसी भी बैग में से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आगे बोला गया है, अच्छा, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट बोथ ऑफ विच आर फाउंड टू बी रेड। जो आप लोगों ने निकाली वो रेड कलर की निकाली। आप लोग यहाँ पर लिखिएगा ए जो है अपना रेड है, ए जो है यहाँ पर अपना रेड कलर का है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। भाई अपने पास जो बॉल्स निकली है वो सेकेंड बैग में से निकली है,
सेकंड बैग में से, अगर सेकंड बैग में से निकली है तो प्रोबेबिलिटी लिखा कैसे जाएगा, E2 बाय ए, E2 बाय ए लिखा जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 ये आ जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 आ जाएगा। ये चीज बन गया अपना पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये चीज आ जाएगी। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर एक बॉल नहीं निकल रही, दो बॉल्स निकल रही हैं। मैं जब एक बार बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं बोलने लग जाता हूँ, कोई नहीं, आप लोग जरा इंतजार करिए। हाँ जी, उसके बाद क्या कर सकते हो भाई, देखो यार, पहले तो ये चीज निकालो, आप लोग बैग चूज कर सकते हो इन दोनों में से कोई भी एक, तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी क्योंकि दो बैग्स हैं, यहाँ पर हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये अपना आ गया 1/2। अब ए क्या लेंगे, ए हम लोग ले रहे हैं रेड बॉल, रेड बॉल निकल रही है। ये चेक करिए कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इस वाले बैग में से कितनी होंगी। यहाँ पर रेड बॉल कितनी है, 5, 5 में से आप लोग 2 निकाल रहे हो। तो मैंने आप लोगों को ये बहुत बार क्लासेस में बताया है कि जब भी एक से ज्यादा चीजें निकालते हैं हम लोग, तो वहां पर हमेशा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल में से आप लोग 2 निकाल रहे हो रेड, अपॉन टोटल बॉल कितनी है 9, तो 9C2 आ जाएगा। ये अपने पास बना प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई 1। और अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख देंगे तो ये आ जाएगा 5/4, यहाँ आ जाएगा 2/1, यहाँ आ जाएगा 9/8 और यहाँ आ जाएगा 2/1। 2/1 कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट 4 और 8 अपना कट जाएगा 2 के ऊपर। हाँ, तो ये आ गया 5/18, 5/18 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 की बात करें तो दूसरे वाले बैग में से कितनी है भाई, रेड बॉल, रेड बॉल है 3, तो 3C2 आ जाएगा और यहाँ पर 6C2 आ जाएगा। क्लियर, हाँ 6 नहीं 9, 9 है ना, हाँ तो 9C2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 इंटू 2, यहाँ आ जाएगा 2/1 और अपॉन में आ जाएगा 9/8 और यहाँ आ जाएगा 2/1। ये चीज आ गई, 2/1 तो कैंसिल, 3 और 9 कैंसिल 3 पर, 2 और ये 8 कैंसिल 4, यहाँ से आया मेरे पास 1/12। ठीक है, ये आप लोगों को अगर ये चीज समझ में आ गई है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना है। मैं इसके आगे नहीं कर रहा क्योंकि आगे बहुत ज्यादा सम्स और बड़े अपने बचे हुए हैं, 3 सम या 4 सम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर ये निकालना भी के लिए सिखा रहा हूँ और फिर आप लोग सब्स्टिट्यूट करिएगा। आंसर आप लोग अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा। इसके बाद मैं ऊपर कर दिया, वैसे मैंने आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, चलो ये करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बोल्ट मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 30%, 50% एंड 20% ऑफ द बोल्ट। 3 फैक्ट्रीज हैं अपने पास, यहाँ पर ए, बी और सी। ठीक है, मतलब आप इसको नाम दे दीजिए E1, ये अपना है E2 और ये अपना है E3। मैं नाम इस तरीके से लिख रहा हूँ। बोल्ट प्रोड्यूस करती हैं 30%, 50%, 20%, इतना बोल्ट वो तीनों की तीनों फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं। अब आप लोग ये देखिएगा 30, 50 और 20%, अगर मैं इनको सम करूं, प्लस करूं ना इनका 30%, 50%, 20%, ये मेरे पास 100% आ जाएगा। और 100% आए चाहे 1 आए, सम करने पर वही चीज आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी किसका, E1, E2 और E3 का होगा। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी E1 की बात करूं तो वो आ जाएगा 30%, यानी कि 30/100। प्रोबेबिलिटी E2 की बात करूं तो वो आ जाएगा मेरे पास 50/100 और प्रोबेबिलिटी E3 आ जाएगा अपना 20/100। ये चीज आ जाएगी जी। ठीक है, इतना ओके है, ये पूरा बिल्कुल सही है। ऑफ देयर आउटपुट, जब वो कंपनी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है कुछ, ठीक है, बोल्ट जब भी प्रोड्यूस कर रही है उसमें से ना 3%, 4% एंड 1% आर डिफेक्टिव बोल्ट। कुछ डिफेक्टिव बोल्ट भी बन रहे हैं। ठीक है यार, 3%, 4%, 1% है, इसको अभी साइड पे रखते हैं। एक बोल्ट, ठीक है, एक बोल्ट हमने निकाला एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ओके, तो वो निकल गया है डिफेक्टिव वाला। मैं एक नाम दे देता हूँ E, A
ए क्या है डिफेक्टिव बोल्ट के लिए, डिफेक्टिव बोल्ट डिफाइन करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। डिफेक्टिव बोल्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। अरे यार ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखिएगा कह रहे हैं बी ने नहीं बनाया, जो आपने जिसको भी आपने निकाला, जो भी आपने बोल्ट चूज करा, वो बी वाले ने नहीं बनाया था। कैसे करते हैं इस सम को, बड़ा ही इजी है, ध्यान रखना। जब भी ऐसा नोट वाला क्वेश्चन आ जाए, आप सिंपल पहले तो मान के चलो कि भाई वो बी ने बनाया था, मान के चलो। फिर क्या करना है, भाई बी ने नहीं बनाया था, उसके लिए क्या करते हो, 1 माइनस बी ने बनाया था, ये करेंगे ना, बस यही काम है यहाँ। तो यहाँ पर एक्चुअली में निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए निकालना है आपने को। अगर किसी को नहीं समझ में आया, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ना, इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A by E2 upon probability of E1 into probability of A by E1 प्लस 3 केसेस हैं तो 3 तक जाएगा, probability of E2 into probability of A by E2 प्लस probability of E3 into probability of A by E3। ये आ गया, अभी ये चीज आ गई। अब E1 E2 E3 तो मैंने probability आप लोगों को उनका उनका तो बता दिया। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 गिवन है क्या, देखो जरा भाई, 3% है, 4% है, 1% है, ये वही चीज है कि भाई अपना ए वाला पर्सन, E1 वाला जो पर्सन था, वो वोल्ट प्रोड्यूस करता है, डिफेक्टिव वाला 3%, यानी कि 3/100। ऐसा ही प्रोबेबिलिटी ए बाई E2, दूसरा वाला पर्सन डिफेक्टिव वाला प्रोड्यूस करता है, डिफेक्टिव वोल्ट प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/100, और प्रोबेबिलिटी ए बाई E3 का आ जाएगा अपने पास 1/100। ये चीज आ गई। अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए और फिर आंसर निकालते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद वाला आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि है 50/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, वो है 4/100 ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यही लिख लीजिएगा 30/100, और यहाँ पर आ गया कितना था, 3/100 प्लस 50/100 इंटू 4/100 प्लस E3 है 20/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है A बाई E3 है 1/100। ये चीज देखिएगा, यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके और इजी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखिए 100 100 100 100 100 100 100 और ये वाला 100, ये सारे के सारे 100 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कट हो सकते हैं वो। डिनोमिनेटर में से 1/10,000 कॉमन आ जाएगा, न्यूमिनेटर में भी 1/10,000 लिखा हुआ है। इस तरीके से वो लोग आप लोग इस चीज को कट कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक और चीज कट कर सकते हैं, देखिएगा 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, ये सारे सारे जीरोस कट हो गए। अपने पास रह क्या गया, 5 इंटू 4 20, और यहाँ पर रह गया 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो ये आ गया 20/21 आ गया ना, 20/21 ना, 31 31 20/31, हाँ 31, 20/31 अपने पास आंसर आ गया है। अगर मेरा डिफेक्टिव बोल्ट जो था वो किसने प्रोड्यूस करा होता, वो अगर इसने करा होता, बी वाली ने, लेकिन मुझे चाहिए था बी ने नहीं करा। अगर बी ने नहीं करा कोई बात नहीं यार, 1 माइनस के यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉट बाय बी, ठीक है, नॉट बाय बी। अगर नॉट बाय बी है तो 1 माइनस 20/31 कितना आ गया, 11/31 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा तो ये देखिएगा 11/31 अपना आंसर करेक्ट आ गया। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था। नॉट के लिए ऑलरेडी जो कर सकता था 1 माइनस बाद में कर दिया गया, 11/31 अपना आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोगों का है, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग एमसीक्यू अटेंड करते रहते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। समझना क्या है, इन आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट नोज आइदर नोज और गेसेस। अब आप लोग एमसीक्यू पेपर के लिए प्रिपेयर हो रही है, यही होता है ज्यादातर कि भाई बच्चों या तो आपको आंसर पता होगा या फिर आप लोग गेस लगाएंगे, ठीक है यार। ओके डन, यहाँ तक मुझे समझ में आती है बात। लेट 3/5 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मान लीजिए 3/5 प्रोबेबिलिटी है, आपको आंसर पता है, और 2/5 है प्रोबेबिलिटी, आप लोग गेस लगाते हैं। अब आप लोग बड़ा अच्छे से सोच सकते हैं कि भाई 3/5 और 2/5 को जब मैं सम करूंगा मेरे पास मिलेगा 1, 3/5 प्लस 1 2/5 करने में आएगा 1। तो ये चीज आप लोगों के पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही है।
मान लो यहाँ पर E1 मेरा इवेंट है जिसमें मैं कह रहा हूँ ही नोज द आंसर, नोज वाले का ही नोज द आंसर, और E2 में मान के चलिए कह रहा हूँ कि भाई बंदा गैस कर रहा है अपना, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपने पास आ चुका है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपने पास आ चुका है 2/5, ये चीज आ चुकी है। Assuming that student who guesses it at the answer will be correct with the probability 1/3, मतलब एक स्टूडेंट है जो आंसर को गेस करता है और गेस करने पे भी उसका आंसर करेक्ट मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, भाई बंदे ने आंसर करेक्ट दिया, जैसे तैसे मर्जी दिया हो, लेकिन हमें ए मिल गया। ए हम किसको लिखेंगे, भाई आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 निकालते हैं, क्या होगी भाई, जब आप लोग जानते होंगे। अब आप लोग मान लीजिए मैं आप लोगों से कुछ पूछूं, ऐसा एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, ऑप्शन में मैं लिख दूं दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई और पंजाब, ऐसे करके लुधियाना लिख दिया मैंने। आप लोग तो जानते हैं ना क्या है, इसमें गलती की गुंजाइश तो नहीं ना है। जब आप लोग किसी चीज को जानते होंगे उस केस में आप लोगों की प्रोबेबिलिटी जो आएगी टिक करने की, और वो करेक्ट भी निकलेगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों के पास तीन तीन ऑप्शन है, ठीक है, 3 ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा गया है अहमदाबाद, यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली और यहाँ पर लिखा गया है कुछ कलकत्ता मान लो, तो आप लोग डी को ही टिक करेंगे, समझ में आता ना, तो ये आ गया सही भी है आंसर, तो 1 आ जाएगा अपना यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू की बात करें, ए बाई ई टू तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को गेस कर रहे हैं और गेस करने पर करेक्ट मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। लास्ट में क्या बोल रहे थे, E1 बाय ए निकालना है कि E2 बाय ए निकालना है, देखिएगा ही नोज द आंसर गिवन, भाई बंदे ने जो आंसर टिक किया है उस वो जानता था कि भाई ये आंसर है, तभी उसका करेक्ट आया, यानी कि हमने निकालना है यहाँ पर E1 बाय ए निकालना है, तो वो आ जाएगा अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, बस यही चीज है। रखिएगा वैल्यूज यहाँ पर और देखिएगा आंसर कितना आता है। मैंने ऑलमोस्ट, अरे यार 9/25 आंसर है, मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, वैल्यूज रख लेते हैं एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 था 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 था 1। 3/5 यहाँ आया 1 प्लस 2/5 और यहाँ आया 1/3। देखिएगा 5 जो है ना, 5 सब जगह पे प्रेजेंट है, तो 5 कट जाएगा, बाकी की चीजें क्या रह जाएगी, 3/1 यहाँ रह जाएगा 3 प्लस 2/3। एलसीएम ले लीजिएगा, 3/1 यहाँ आ जाएगा 11/3, फिर ऊपर गया ये और 9/11। कुछ गड़बड़ किया क्या, कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है, 9 तो आ रहा है, 11 वाली कुछ गड़बड़ हुई है क्या, इन ओके मल्टीपल नोज आंसर, नोज आंसर गिवन दैट, नहीं नहीं अपना तो बिल्कुल सही है, अपना सही है, यहाँ पर आंसर कुछ गलत हो सकता है बट अपना आंसर बिल्कुल सही आया है जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं एक और बार कटिंग देख लेता हूँ, 3 5 ठीक है, 3 और 3 प्लस 2/3, यहाँ पर एलसीएम लिया 9 11 11 ओके हाँ सही है यार, ये सही है, 9/11 अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप लोगों को यहाँ पर मैं एक हिंट दे देता हूँ कि क्या चीज आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा सेटअप करके बता देता हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर छोड़ के जाएंगे। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क है। An insurance company issued 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 car drivers. The probability of accident for them, ये अब यार सीधी सी बात है यार, मुझे नहीं लगता कि यार इसको सम करने पे आप लोगों को 1 मिलेगा, तो ये वो चीज होगी ही नहीं कभी भी। One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? देखो चीजें क्या है, एक तो है स्कूटर ड्राइवर, मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है ट्रक ड्राइवर। तो अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल ड्राइवर्स और स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं, जैसे स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करी है स्कूटर ड्राइवर्स की, तो वो है 2000 और टोटल ड्राइवर 2 4 6 12,000। ये आ जाएगा अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखिएगा ऐसे ही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए, 4000
बटा ये आ जाएगा 12,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखिएगा, ये अपने पास है ओके 6,000 और यहाँ है 12,000 ये और अगर आप लोग इसका सम भी देखते हैं ना, सम करने पे भी अपने पास मिल क्या रहा है, 1 ही मिल रहा है। समझ में? तो ये बिल्कुल सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 होने के लायक है। जिस बंदे का इंश्योरेंस करा वो मेट हो गया एक्सीडेंट के साथ, वही एक्सीडेंट हो गया उसका। स्कूटर ड्राइवर का पूछ रहे हैं, ठीक है। ए क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा भाई हिट और एक्सीडेंट, ठीक है, बंदे का एक्सीडेंट हो गया। अब अगर एक्सीडेंट की बात करें, अगर वो स्कूटर ड्राइवर का हुआ होगा उसके चांसेस इतने हैं, यानी कि यही चीज आप लोगों के पास A/E1 है 0.01, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये मेरे पास है 0.03 यानी कि 3/100 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 आप लोगों के पास है 0.15 यानी कि 15/100 आ जाएगा। लास्ट में आपसे पूछ रहे हैं स्कूटर ड्राइवर हिट हुआ है, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, क्या निकालना है, स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर को हमने एज्यूम का क्या करा है, फर्स्ट वाला E1 वाला, तो यहाँ आ जाएगा E1/A। हमें ये चीज वैल्यूएट करनी है। इसका फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ये अपने पास करेक्ट फॉर्मूला है जी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़ के जाना है। और जो भी बंदे पहली बार हैं चैनल पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले हर स्टूडेंट के पास ये वीडियोस अब होनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा, मैं आप लोगों को वीडियो के बाद में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताएंगे, कि लास्ट में नहीं मतलब अगली बार आप लोगों को ये पता चल ही जाएगा, जब भी अगला पार्ट 4 होगा उसमें आप लोगों को ये चीज पता चली जाएगी, ठीक है। इसलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। गुड नाइट जी।